Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is pharmacology of diuretics. Diuretics के वही चैप्टर या ये वही टॉपिक है जो हम फिजियोलॉजी के अंदर कवर कर चुके थे, स्पेसिफिकली रीनल फिजियोलॉजी के अंदर। तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर, तो सबसे पहले आपको रीनल में वीडियो देखनी पड़ेगी डायूरेटिक्स वाले टॉपिक के अंदर, कि आपको रीनल फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। तो अगर आपको ना मिले तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक हो गया। अब हम आज पढ़ने वाले हैं डायूरेटिक्स। अब डायूरेटिक्स का जब भी हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको पता चले क्या होगा कि हम पहले दिन में इसका बेसिक ओवरव्यू फ्लो चार्ट बनाते हैं, दूसरे में हम ड्रग्स का ओवरव्यू लेते हैं, और तीसरा जो पार्ट होता है, तीसरा चौथा पार्ट, उसमें हम डिटेल से देखते हैं। अभी हमने डिटेल वाला स्टार्ट नहीं किया, अभी हम सिर्फ फ्लो चार्ट और सुपरफिशियल ओवरव्यू लेते हैं। तो डायूरेटिक्स का इस वीडियो में पार्ट 1 में हम स्टार्ट करते हैं इसके फ्लो चार्ट को, इसकी बेसिक समरी को। तो डायूरेटिक्स ट्रेडिशनली ऐसे ड्रग्स या ऐसे एजेंट्स जो यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, उनको बोलते हैं डायूरेटिक्स। कुछ डायूरेटिक्स सोडियम की एक्सक्रीशन करवा के यूरिन वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, कुछ सॉल्यूट फ्री वाटर जिसको बोलते हैं फ्री वाटर या प्योर वाटर, इसकी एक्सक्रीशन करवाते हैं, कुछ यूरिया की एक्सक्रीशन करवा के यूरिन वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस फ्लो चार्ट को। तो डायूरेटिक्स की क्लासिफिकेशन इस तरह से करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं डायूरेटिक्स होते क्या है। डायूरेटिक्स कोई भी ऐसा एजेंट या कोई भी स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल ड्रग जो यूरिन वॉल्यूम को बढ़ा देती है, तो उसको बोलते हैं डायूरेटिक। तो डायूरेटिक क्या करती है? यूरिन वॉल्यूम को बढ़ा देती है। अब यूरिन वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए स्पेसिफिकली जो वाटर को यानी यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए 3 मैकेनिज्म होती हैं। या तो मैं सॉल्यूट की एक्सक्रीशन करवा दूँ, स्पेसिफिकली सोडियम की एक्सक्रीशन करवा दूँ, या सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करवा दूँ, या फिर ये हो सकता है कि मैं सॉल्यूट फ्री वाटर या जिसको प्योर वाटर बोल सकते हैं या डिस्टिल्ड वाटर, उसकी एक्सक्रीशन करवा दूँ या इसकी रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करवा दूँ। या फिर तीसरा ये हो सकता है कि मैं यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन को कम करवा के इसकी एक्सक्रीशन करवा के यूरिन वॉल्यूम को बढ़ा दूँ। तो डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिज्म हम डायूरेटिक को 3 में डिवाइड कर देते हैं। तो जो पहली क्लास होगी, हमने कहा था यहाँ पर सोडियम की एक्सक्रीशन करवा के यूरिन वॉल्यूम को बढ़ा देना, तो फिर इस क्लास को बोलते हैं हम नाइट्रायूरेटिक। और अगर हम यूरिन वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं लेकिन सोडियम की एक्सक्रीशन करवाए बगैर जो सॉल्यूट फ्री वाटर होता है, सॉल्यूट फ्री वाटर आपने ये याद रखना है कि ये किडनी के डाइल्यूटिंग सेगमेंट पे बनता है। अब किडनी के डाइल्यूटिंग सेगमेंट कौन कौन से होते हैं? थिक असेंडिंग लिम्बोफ्लूपोफेनले और डिस्टल ट्यूब्यूल। ठीक हो गया। तो वहाँ पर आपका बनता है वो होता है डाइल्यूटिंग सेगमेंट, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट फ्री वाटर बनता है, ऐसा वाटर जिसके अंदर सॉल्यूट नहीं होता। और ऐसे डायूरेटिक्स जो सॉल्यूट फ्री वाटर की एक्सक्रीशन करवा देती है, उनको बोलते हैं एक्वारेटिक। एक्वा का मतलब वाटर और रेटिक्स का मतलब डायूरेटिक्स के रिलेटेड। नाइट्राई का मतलब सोडियम। और कुछ ऐसी डायूरेटिक्स जो स्पेसिफिकली यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देती है, उनको बोलते हैं यूरिया रेटिक्स। तो तीसरा होगा यूरिया रेटिक्स। तो नाइट्रायूरेटिक्स ने काम करना है सोडियम के ऊपर, जबकि एक्वारेटिक्स ने काम करना है सॉल्यूट फ्री वाटर पर, और यूरियारेटिक्स ने काम करना है यूरिया के ऊपर, यूरिया की एक्सक्रीशन करवा देनी है। अब नाइट्रायूरेटिक्स, अब इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल्स आ सकती है, यहाँ पे कौन कौन सी ड्रग्स आ सकती हैं, वो तो हम बाद में देख लेंगे। ठीक हो गया। तो कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं फार्माकोलॉजिकल जो हमारी किडनी के अंदर साल्ट की एक्सक्रीशन को मॉडिफाई करती है। मॉडिफाई करने का मतलब किसी स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट की एक्सक्रीशन को बढ़ा देती है और किसी स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट की सिक्रीशन को या एक्सक्रीशन को ब्लॉक कर देती है। तो फिर हम नाइट्रायूरेटिक वाली क्लास के अंदर हम मज़ीद कह सकते हैं कि इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 एजेंट में। तो नाइट्रायूरेटिक के अंदर हम मज़ीद 4 क्लास में डिवाइड कर देते हैं इसको। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो स्पेसिफिकली जो बाइकार्बोनेट आयन की रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देती हैं। वो क्या करती है? वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। तो इन ड्रग्स को बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। तो ऐसी डायूरेटिक्स जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को इनहिबिट करके सोडियम की और बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर दे, तो उनको बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। तो पहला आएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर।
कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। और कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर स्पेसिफिकली नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे जाके काम करते हैं। अभी मैं इनके नाम नहीं बता रहा, नाम इसके इंशाल्लाह इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इनके नाम। अभी हम सिर्फ फ्लो चार्ट बना रहे हैं। दूसरा क्लास ऐसी है जिन्होंने काम करना है थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एल्ले, और वहाँ पर 1 सोडियम 2 क्लोराइड 1 पोटेशियम को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करना है। चूँकि इन्होंने लूप के ऊपर जाके काम करना है तो इनको बोलेंगे लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स। और लूप डायूरेटिक्स ने करना क्या है, लूप डायूरेटिक्स ने कहाँ पे जाके काम करना है, लूप डायूरेटिक्स ने थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एल्ले पे जाके काम करना है, और वहाँ पे 1 सोडियम 2 क्लोराइड 1 पोटेशियम ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देना है, यानी 1 सोडियम 2 क्लोराइड 1 पोटेशियम को ट्रांसपोर्टर। अब कुछ इसके बाद अगले ड्रग्स ऐसी आती हैं जिन्होंने काम करना है डिस्टल स्ट्रेट ट्यूब्यूल। हमने गाइटन फिजियोलॉजी के अंदर तो डिस्टल स्ट्रेट ट्यूब्यूल लिखा हुआ था, लेकिन कैटसन के मुताबिक यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को ही फॉलो कर लेते हैं। तो कुछ ऐसी ड्रग्स होगी जिन्होंने डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे जाके काम करना होगा, वहाँ पर 1 सोडियम 1 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देना है। ऐसी ड्रग्स को बोलते हैं थायोजाइड डायूरेटिक्स। ये पूरी क्लास का नाम है, अभी हमने इसकी एग्जाम्पल नहीं ले रहे, तो सिर्फ इनके नाम को इनकी क्लास को देख रहे हैं। तो थायोजाइड डायूरेटिक्स ने काम करना है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर। इसके बाद लास्ट में आ जाता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। अब जो कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे पोटेशियम की सिक्रेशन होती है, और सिक्रेशन करवाने के लिए एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिन्होंने एल्डोस्टेरोन के एक्शन को एंटागोनाइज कर देना है, तो फिर ऐसी ड्रग्स को बोलते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। तो आगे हम लिख सकते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। और पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स ने काम करना होता है कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और लेट डिस्टल ट्यूब्यूल, लेकिन कैटसन के मुताबिक आपने सिर्फ कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को फॉलो करना है। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स इन्होंने काम करना होगा कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे जाके। ठीक हो गया, तो ये तो हो गया नाइट्रायूरेटिक एजेंट्स। अब हम देखेंगे एक्वारेटिक एजेंट्स जिन्होंने स्पेसिफिकली सॉल्यूट फ्री वाटर की एक्सक्रीशन करवा देनी है, इनकी रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करना है। और आपको पता होगा कि जो सॉल्यूट फ्री वाटर या फिर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन डिपेंडेंट होती है लेट डिस्टल ट्यूब्यूल और कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, और कौन सा हार्मोन होता है जो इसकी रीअब्जॉर्प्शन करवाता होता है, वो हार्मोन का नाम है ADH, जिसका दूसरा नाम आर्जिनिन वेसोप्रेसिन है। क्या बोलते हैं, आर्जिनिन वेसोप्रेसिन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ADH, जिसने जाके काम करना है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल वाले सिस्टम पर, कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पर। स्पेसिफिकली वहाँ पे प्रिंसिपल सेल्स होते हैं। तो जो एक्वायूरेटिक्स हैं इसके अंदर हम एग्जाम्पल दे देते हैं पहले ADH के एंटागोनिस्ट। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ADH के एगोनिस्ट होते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस में, लेकिन यहाँ पे हम एक्वायूरेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ADH एंटागोनिस्ट की बात करेंगे। और ADH एंटागोनिस्ट ने भी कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या स्पेसिफिकली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल सिस्टम पे जाके काम करना है, वहाँ पे प्रिंसिपल सेल्स होते हैं, वहाँ पे जाके काम करना है। ठीक हो गया। अब कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिन्होंने क्या करवाना है, ट्यूबुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देना है। जब ट्यूबुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी तो वाटर बजाय रीअब्सॉर्ब होने के वाटर ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर ज़्यादा आ जाएगा। तो ऐसी ड्रग्स जो ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देती है वो उनको बोलते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स जिन्होंने ऑस्मोलैरिटी को, लैरिटी या पिलैरिटी जो मर्जी बोल रहे आप, डायूरेटिक्स ने ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा के वाटर की एक्सक्रीशन करवा देनी है, रीअब्सॉर्प्शन को ब्लॉक कर देना है। और ये ड्रग्स स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इनके यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब होता है। तकरीबन हम कह सकते हैं 67% वाटर यहाँ पर रीअब्सॉर्ब होता है। तो ये तो बात हो गया एक्वायूरेटिक्स का। अब बात लास्ट में रह गया यूरेरेटिक्स। ये ड्रग्स वैसे इनका मैकेनिज्म पुअरली अंडरस्टूड होता है, लेकिन हमने फ्लो चार्ट बना दिया तो फिर यहाँ पे हमें फिट करना पड़ेगा। अब यूरिया की रीअब्सॉर्प्शन होती है इनर मेडुलरी डक्ट में, वहाँ पर यूरिया ट्रांसपोर्टर्स होते हैं UTA, स्पेसिफिकली UTA। तो वहाँ पर रीअब्सॉर्प्शन कराने के लिए ये ट्रांसपोर्टर इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर इन ट्रांसपोर्टर के अगेंस्ट जो ड्रग्स होती है उसको बोलते हैं PU14। तो फिर यूरिया एंटागोनिस्ट हम कह सकते हैं, या फिर ऐसी ड्रग्स जो UTA और UTB के इनहिबिटर्स होती हैं। ये यूरिया ट्रांसपोर्टर्स है, U से यूरिया, T से ट्रांसपोर्टर। A और B, जो A होता है वो होता है इनर मेडुलरी डक्ट में, A वाला होता है इनर मेडुलरी डक्ट में, लिख लेते हैं इनर मेडुलरी डक्ट में, जबकि UTB
ये होता है डिसेंडिंग वाजा रेक्टा, डिसेंडिंग वाजा रेक्टा, डिसेंडिंग वाजा रेक्टा। तो ये यहाँ पे होते हैं। तो ये था डायूरेटिक्स का बेसिक फ्लो चार्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमने करना है कि जो किडनी का एक स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं, स्पेसिफिक सेगमेंट में स्पेसिफिक सॉल्यूट की और वाटर की एक्सक्रीशन या फिर एब्जॉर्प्शन या फिर सिक्रेशन कोई और मैकेनिज्म होता है, तो हमने इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करना है। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।